अस्सलाम वालेकुम। आज पीयूसी क्लास के लिए पिछले 2-4 साल के जो पेपर्स हैं उनको मैंने इकट्ठा किया और वहां पर जो डिफरेंट ईयर्स में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पूछे गए थे उन शॉर्ट आंसर्स को यहां पर मैं आज एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि आप लोग कैसे शॉर्ट आंसर्स को आंसर लिखा करोगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है ना, तो स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन जो आया है ये गिव यूजेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहां पर आप लोगों को ये बताना है कि यूजेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इस वाले क्वेश्चन में आप सिंपली लिख सकते हो यूजेस के तौर पर कि स्टैटिस्टिक्स जो है ये इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स, और दूसरा जो है टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन डेफिनेट फॉर्म। और जब इंपॉर्टेंस की बात की जाती है तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, और फिर दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लानिंग। अब टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स का क्या मतलब होता है, जैसे आप लोग जानते हो कि एक इंसान जो है या एक इंडिविजुअल जो है उसके सामने जब मास न्यूमेरिकल डेटा रखा जाता है तो उस मास न्यूमेरिकल डेटा से या उन फैक्ट से कोई कंक्लूजन ड्रा करना उसके लिए काफी कठिन होता है। तो स्टैटिस्टिक्स का क्या करती है, स्टैटिस्टिक्स वो जो मास न्यूमेरिकल फैक्टर्स होते हैं उनको इस तरीके से प्रेजेंट करती है कि कंक्लूजन जो है उसको इजीली ड्रा किया जा सकता है, और वो जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स मास की शक्ल में होते हैं उसको प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल सिंपल वे में करती है। ठीक है ना, तो स्टैटिस्टिक्स फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूं, जैसे मीडियन होता है, मीन होता है, कोरिलेशन होती है, ग्राफ्स होते हैं। तो इन सभी टूल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स की मदद से डेटा को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि वो सिंपल दिखने लगता है, वो इजीली अंडरस्टैंड होता है और उसको बहुत आसान होता है मेमोराइज करना। तो ये पहला यूज होता है स्टैटिस्टिक्स का। और फिर जब हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो आप लोग जानते हो टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन डेफिनेट फॉर्म। ठीक है ना, कोई चीज अगर न्यूमेरिकल फॉर्मेट में हो और वही चीज अगर एब्स्ट्रैक्ट या क्वालिटेटिव फैक्ट्स की सूरत में हो तो दोनों में से क्वांटिटेटिव टर्म्स में जो फैक्ट्स अवेलेबल होते हैं उनको समझना आसान होता है और उनको मेमोराइज करना आसान होता है इन कंपैरिजन टू अगर वही फैक्ट्स क्वालिटेटिव फॉर्म में हो या फिर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में हो। ठीक है ना, जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, अगर कंट्री ए की हम बात करें, ए कोई कंट्री है, तो अगर हम यूं कहें कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन कंट्री ए इज 10%, इट्स मोर कन्विंसिंग इन कंपैरिजन टू अगर हम ये कहेंगे कि कंट्री ए में प्राइसेस आर राइजिंग। प्राइसेस आर राइजिंग क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन वो जो हमने आपको बता दिया डेफिनेट फॉर्म में कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन 10% कंट्री ए में है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। तो पहला जो है टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स, टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन डेफिनेट फॉर्म। फिर इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, ठीक है ना, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा करके ही लिखना पड़ेगा। यहां पे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, आप लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक्स का हर एक ब्रांच जो है वो मदद लेता है स्टैटिस्टिक्स का, क्योंकि उन ब्रांच के अंदर जो थ्योरीज होती हैं उन थ्योरीज को प्रूव करने के लिए। ठीक है, और फिर हम ये भी जानते हैं कि ये जो डिफरेंट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होते हैं उनके आधार पर एक कंट्री जो होती है वो न्यूमेरिकल फैक्ट्स की सूरत में अपने रिसोर्सेज को एक्सप्रेस करती है, और फिर उन रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और वो जो वहां पर स्पेसिफाइड रेट ऑफ ग्रोथ रेट है क्या वो सस्टेनेबल है या नहीं है, तो स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल वहां पर भी किया जाता है। और फिर इसी तरीके से पॉइंट बी जो है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लानिंग, आप लोग जानते हो कि प्लानिंग जो है
इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स का होना और फिर स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स का होना। और हर स्टेज ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग पे स्टैटिस्टिकल फिगर्स और स्टैटिस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो जो प्री डिटरमाइंड गोल्स होते हैं उनको अचीव किया जा सके। तो ये 4 पॉइंट्स जो हैं ये इस आंसर के सपोर्ट में होंगे कि यूजेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन जो है व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप लोग जानते हो ह्यूमंस जो होते हैं वो जब भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं और उस इकोनॉमिक एक्टिविटी के पीछे सिर्फ लॉजिक ये रहता है कि वो पैसे कमाए। ठीक है ना। और उस चीज को जब वो करते हैं वी कॉल्ड इट एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी में होता है प्रोडक्शन होता है, कंजप्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है ना। सो वी कॉल्ड इट एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। याद रखें इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब यही होता है जिससे इनकम जनरेट हो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करने के पीछे रीजन ये होता है कि इंसान इनकम जनरेट कर सके, उसे इनकम मिले, और वो किसी भी एक्टिविटी से हो, जैसे प्रोडक्शन होता है, जैसे कंजप्शन होता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है ना। वी कॉल्ड इट एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। और फिर व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है ना। तो इकोनॉमिक प्लानिंग को आप यूं बता सकते हो, यूं समझ सकते हो कि इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है एक कंट्री जो है वो कैसे अपने रिसोर्सेज को जुडिशियसली, कैसे उनको साइंटिफिक मैनर में इस्तेमाल करे ताकि वो जो नेशनल लेवल पे प्रायोरिटाइज्ड गोल्स हैं उनको अचीव कर सके। ठीक है ना। तो हम यूं कह सकते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है मेकिंग बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज सो दैट predetermined objectives of an economy can be achieved in a shorter as well as faster rate। ठीक है ना। इन शॉर्ट रेट टाइम पीरियड पे एंड फास्टर रेट पे उसको अचीव किया जा सके इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है ना। ये एक और क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का क्या मतलब होता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उन पॉलिसीज को कहा जाता है जिनकी बदौलत इकोनॉमी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक क्राइसिस जो है, इकोनॉमिक क्राइसिस को बाहर किया जाए और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट किया जाए। और ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं वो अलग अलग सेक्टर्स में किए जा सकते हैं, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर होता है, जैसे टैक्सेशन होता है, जैसे एक्सटर्नल सेक्टर होता है। ठीक है ना। जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है। और एक इकोनॉमी के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं वो जैसे लैक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हो सकते हैं, जैसे इन्फ्लेशन हो सकता है, जैसे बर्डन ऑफ नेशनल डेट हो सकता है। तो इन सभी इकोनॉमिक क्राइसिस को दूर करने के लिए और इकोनॉमी में पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए जो पॉलिसीज वहां पर मुरद्दब की जाती हैं उन पॉलिसीज को ही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का नाम दिया जाता है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। यू नो प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जिसको एक न्यूमरेटर जो है, जिसको एक रिसर्चर जो है, ठीक है ना, अपने लिए एक खास मकसद के लिए कलेक्ट करता है। और ये डेटा जो है ओरिजिनल इन कैरेक्टर होता है और प्राइमरी डेटा को प्राइमरी सोर्स से लिया जाता है। और प्राइमरी डेटा जो है इसको हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है ना। और ये वो डेटा है, इसके कलेक्शन में काफी ज्यादा टाइम लगता है और इसमें काफी ज्यादा खर्चा भी लगता है। तो प्राइमरी डेटा जो है ये रिलायबल डेटा होता है, तो इसलिए इसको हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। और इसके कंपैरिजन में अगर हम सेकेंडरी डेटा देखें तो सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जिसको जो ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस में होता है, जिसको ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट करके रखा होता है। ठीक है ना। और फिर हम भी उसका इस्तेमाल करते हैं अपने स्टडी करने में। तो वो जो सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा होता है वो कोई बुक हो सकती है, ठीक है ना, वो कोई वेबसाइट हो सकती है, वो कोई न्यूज़पेपर हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा की बात है। अब एक और क्वेश्चन जो है दैट इज स्टेट द काइंड्स ऑफ कोरिलेशन। देखिए जब हम कोरिलेशन पढ़ते हैं आप टाइप्स ऑफ कोरिलेशन की बात करें या काइंड्स ऑफ कोरिलेशन की बात करें। टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ कोरिलेशन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज,
वो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ चेंज एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स के आधार पे हम देख सकते हैं। ठीक है ना। यहां पर आप लोगों को ये बताता चलो कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ चेंज में हम या तो पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करते हैं, नहीं तो नेगेटिव कोरिलेशन की बात करते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ चेंज की जब हम बात करते हैं तो यहां पर हम या तो लीनियर कोरिलेशन की बात करते हैं या तो फिर नॉन लीनियर कोरिलेशन की बात करते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे जब हम कोरिलेशन पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ते हैं, सिंपल कोरिलेशन, हम क्या पढ़ते हैं, पार्शियल कोरिलेशन, और हम क्या पढ़ते हैं यहां पर, मल्टीपल कोरिलेशन। ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि टाइप्स ऑफ कोरिलेशन जो है वो ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। और फिर एक और क्वेश्चन है, डिफाइन लिबरलाइजेशन, यानी लिबरलाइजेशन का क्या मतलब होता है। लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी इकोनॉमी के अंदर जो भी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, जब उन रेस्ट्रिक्शंस को वहां से एलिमिनेट किया जाता है, जब वहां से उनको खत्म कर दिया जाता है, तो वो कहलाता है लिबरलाइजेशन। मैं एग्जांपल के तौर पर अगर यहां पर आप लोगों को ये सिखा दूं कि लिबरलाइजेशन इन ट्रेड का क्या मतलब होता है। देखिए, ट्रेड में जो भी रेस्ट्रिक्शंस होती है इन टर्म्स ऑफ टैरिफ्स, इन टर्म्स ऑफ सब्सिडीज एंड इन टर्म्स ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन नेशंस, जब उन सभी रेस्ट्रिक्शंस को एलिमिनेट किया जाता है, जब उनको खत्म किया जाता है, तो वी कॉल्ड इट एज लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड। तो इसी तरीके से आप ये समझ लीजिएगा कि जो कोई भी रेस्ट्रिक्शंस वहां पर होती हैं, उन रेस्ट्रिक्शंस को जब कम किया जाता है, भले ही वो इंडस्ट्री के ऊपर हो, भले ही वो एग्रीकल्चर के ऊपर हो, भले ही वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह के आधार पे हो, या भले ही वो किसी और जुमन में हो, जब उन को हटाया जाता है, उन रेस्ट्रिक्शंस चेंजेस को लिबरलाइजेशन का नाम दिया जाता है या कहा जाता है। फिर होता है व्हाट्स मेंट बाय रिलेटिव पॉवर्टी। इस चीज को आप समझ लीजिए। रिलेटिव पॉवर्टी वो टाइप ऑफ पॉवर्टी होती है जहां पर हम कंपैरिजन करते हैं, और वो कंपैरिजन जो होता है वो 2 इंसानों के बीच में हो सकता है, 2 हाउस होल्डर्स के बीच में हो सकता है, 2 रीजन्स के बीच में हो सकता है, और 2 नेशंस के बीच में हो सकता है। ठीक है ना। जैसे एक इंसान की जो इनकम है, जब उसका कंपैरिजन दूसरे इंसान के इनकम के साथ किया जाए, तो जिसकी ज्यादा होगी और जिसकी कम होगी, तो कम वाले को हम कह सकते हैं कि ही इज रिलेटिवली पुअर देन द पर्सन हु इज हैविंग मोर इनकम। ठीक है ना। इसी तरीके से रीजन्स की बात की जा सकती है, और इसी तरीके से नेशंस की बात की जा सकती है। ठीक है ना। इसको हम रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। फिर एक और क्वेश्चन है, व्हाट्स मेंट बाय अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट का सीधा मतलब यहां पर यह होता है कि जब वर्क फोर्स रेडी होता है काम करने के लिए, और वो भी जो उस समय एग्जिस्टिंग वेज रेट होती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनको काम नहीं मिलता है, तो वी कॉल्ड इट एज सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आप समझ गए ना क्या, कि एक इकोनॉमी के अंदर जो लेबर फोर्स होता है, वो लेबर फोर्स जब फिजिकली एज वेल एज मेंटली रेडी होता है काम करने के लिए, और वो भी जो एग्जिस्टिंग वेज रेट वहां पर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको काम नहीं मिलता है, तो ऐसी सिचुएशन को अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ठीक है ना। और फिर एक और क्वेश्चन है यहां पर, लिस्ट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ क्वेश्चनियर। देखिए, जब हम क्वेश्चनियर की बात करते हैं तो आप जानते हो कि ये वो एक टेक्निक है जिसको इस्तेमाल किया जाता है कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए। ठीक है ना। तो जब हमें यहां पर बताया गया है कि आप इसके मेरिट्स की बात करें और फिर यहां पर इसके डिमेरिट्स की बात करें, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो जब हम मेरिट्स की बात करेंगे क्वेश्चनियर की, तो पहला पॉइंट जो आएगा वाइड कवरेज आएगा। अब वाइड कवरेज का क्या मतलब हो गया? वाइड कवरेज का मतलब यह हो गया कि एक्सटेंसिव इंक्वायरीज को करने के लिए ये वाली टेक्निक जो है सबसे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस टेक्निक से हम रिमोट एरियाज में पहुंच सकते हैं या एक्सेस हो सकती है रिमोट एरियाज में। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस टेक्निक से वाइड कवरेज जो है वो मुमकिन है।
दूसरा पॉइंट जो है दैट इज इकोनॉमिकल, यानी ये जो क्वेश्चनियर टेक्निक हम अपनाते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा को करने के लिए, तो ये इकोनॉमिकल है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी डेटा। अब इकोनॉमिकल किस किस सेंस में, देखिए एक तो ये टाइम के हिसाब से, मतलब लेस टाइम इसमें लगता है, ठीक है ना। दूसरा इसमें जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी होती है, या जिसमें हम बोल सकते हैं कि इसमें जो कॉस्ट वगैरह होते हैं वो बहुत कम लगते हैं, ठीक है ना। और फिर इसका जो मैन पावर जो होता है जिसको हम बोलते हैं लेबर फोर्स, तो वो भी कम लगता है। तो इन तीन चीजों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये इकोनॉमिकल है, ठीक है ना। और फिर जब हम इसके डिमेरिट्स की बात करते हैं तो डिमेरिट्स में लिमिटेड स्कोप। अब लिमिटेड स्कोप का मतलब यहां पर क्या हुआ, लिमिटेड स्कोप का मतलब यहां पर यह हो गया कि ये टेक्निक सिर्फ वहां पर इस्तेमाल की जा सकती है जहां पर जो रेस्पोंडेंट होगा वो एजुकेटेड होना चाहिए, लाजमी है कि वो पढ़ा लिखा हो। और अगर वो एजुकेटेड ना होगा, ठीक है, तो वहां पर ये टेक्निक इस्तेमाल नहीं की जा सकती। और इसी तरीके से जो लैक ऑफ इंटरेस्ट का मतलब यहां पर यह होता है कि जब भी क्वेश्चनियर सेंड किए जाते हैं रेस्पोंडेंट्स को, तो कुछ रेस्पोंडेंट्स जो होते हैं वो फिलअप ही नहीं कर पाते हैं किनको, जो उनके पास क्वेश्चनियर गया हुआ होता है। और अब अगर ऐसे बहुत सारे रेस्पोंडेंट्स होंगे, ठीक है ना, जो वो इंफॉर्मेशन वापस सेंड ही नहीं करेंगे क्वेश्चनियर की सूरत में, और वहां पर जो वो क्वेश्चन उनसे पूछे गए थे उनके जवाब के तौर पर वो अगर वापस सेंड ही नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ रेस्पोंडेंट्स जो हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन को वापस हमें भेज ही नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर जो कंक्लूजन्स ड्रा किए जाएंगे तो वो शायद सेटिस्फैक्टरी नहीं होंगे, और वो शायद उस स्टडी के लिए ज्यादा बेहतर नहीं होंगे। तो इसलिए इन दो को हम एज ए लिमिटेशंस ऑफ क्वेश्चनियर के एतबार से पढ़ेंगे। और ये दो पॉइंट्स जो यहां पर हैं ये मेरिट्स ऑफ क्वेश्चनियर टेक्निक कहलाते हैं, ठीक है ना।